मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बेसलाइन आकलन कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र का मॉडल उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। उत्तर क्रमांक पहला, पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डैश है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ns⁻2 Np126 है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पर भी आपको पूछा जा सकता है। सर्वाधिक विद्युत ऋण तत्व डैश है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा? हाइलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है आपका? फ्लोरीन। लोहे पर जंग लगना एक डैश प्रक्रिया का उदाहरण है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? संक्षारण। उत्तर क्रमांक 4, डैश त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, कौन सी त्रुटि है? शॉटकी त्रुटि। ये रहेगा आपका उत्तर। उत्तर क्रमांक 5 देखते, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता हेनरी के नियम पर आधारित है। हेनरी का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m गैस के दाब P के समानुपाती होता है। m प्रोपोर्शनल टू P, m इक्वल टू Kp, जहाँ पर K है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। बात करते आपके छठवां प्रश्न का, तो PCl5 में आपका sp3 संकरण पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका है फास्फोरस 285। इसके आउटर मोस्ट सेल पर होगा 3s2 3px1 3py1 3z1। बंद कोण, उत्तेजित अवस्था, 5 संकरित कक्षक बनेंगे, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपका बनेगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा ये। और बात करते हैं आपके सातवां प्रश्न का, तो सातवां प्रश्न पर इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को गेंग, रेत, मिट्टी से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त अयस्क सांद्रण की विधि है। इस विधि में चूर्णित अयस्क का जल के साथ निलंबन बनाकर इसमें चिड़ या तारपीन का तेल मिला देते हैं। अयस्क के कण तेल और गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। इसमें वायु की धारा प्रवाहित करने पर फेन बनता है, जिसमें अयस्क के कण एकत्रित हो जाते तथा जल से भीगा हुआ गैंग पेंदे पर बैठ जाते। फेन हल्का होता है, जिससे मत कर बाहर निकालकर सुखाकर अयस्क के कणों को प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह से इसका आपका चित्र रहेगा। 100% ये प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम पर भी याद कर लेना है। यहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। बात करते हैं आपके शॉटकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि पर क्या अंतर होता है। तो धनायक और ऋणायक आयन क्रिस्टल में अपने नियत स्थानों से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। इसमें आयन नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्तियों में चले जाते हैं। इसमें क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस त्रुटि से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसमें क्रिस्टल जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करते हैं आपका चौथा लिखेंगे, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। ये उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिनके धन और ऋण आयनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है। पांचवा लिखेंगे, परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण आएगा NaCl। परावैद्युतांक का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। सीजियम क्लोराइड। बात करते हैं आपके 9वां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला आएगा सांद्रता का प्रभाव। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। दूसरा, अभिक्रिया का ताप। सामान्यतः तापक्रम बढ़ाने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अभिक्रिया का ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया
कि संक्रियण ऊर्जा में कमी होती है अतः अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। चौथा है क्रिया कारकों की प्रकृति। किसी भी क्रिया को पुराने बंध टूटते हैं तो नए बंध बनते हैं, अतः सरल अणु में कम बंध टूटेंगे तथा अभिक्रिया की गति तेज होगी, जबकि जटिल अणुओं में अधिक। इस तरह से आपको उत्तर देना है। विकिरण का प्रभाव। विशिष्ट विकिरणों के प्रभाव में से कुछ अभिक्रियाओं के वेग भी बढ़ जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती तथा एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत होता है, दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होने के कारण इस अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। जिंक है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएं तो इससे बना आपका जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पर जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ये आपका ऑक्सीकरण हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने ग्रहण किया तो यहाँ पर क्या हुआ? अपचयित हुआ। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना था स्कैंडियम का। स्कैंडियम का क्या होता है? आर्गन तक, फिर 3d1 4s2 होता है। कॉपर प्लस का होता है आपका आर्गन 3d10 4s0 होता है। क्रोमियम 3 प्लस का आर्गन 3d3 4s0 होता है। मैग्नीज का आपका होगा आर्गन और 3d5 4s2 होता है। ये आपको देख लेना है। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिया गया K4FeCN6 दिया है। यहाँ पर हमको किसका निकालना है? आयरन का ज्ञात करना है। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक होता है 1, तो यहाँ से 4 बार हुआ आपका x, -1 होता है आपका साइनाइड के लिए 6 बार इक्वल टू 0, 4 + x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड का ज्ञात करना है तो प्लैटिनम का ज्ञात करना है। क्लोरीन का -1 होता है × 4 इक्वल टू यहाँ पर आयन की संख्या है -2, तो यहाँ पर x - 1 × 4 इक्वल टू -2, x - 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा ऑक्सीकरण अंक निकालने का। उसके बाद है साबुन की प्रक्षालन क्रिया को आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप किस तरह से देंगे? साबुन की कार्यविधि मिसेल के समान कार्य करने की प्रवृत्ति पर आधारित है। वायुमंडल से धूल के कण तेल से चिपक जाते हैं, कपड़ा मैला हो जाता है। कपड़े को साफ करने के लिए उसमें पानी में डुबाकर उसमें साबुन लगाते हैं। जलीय विलयन में साबुन के वियोजन से कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- तथा Na+ आयन प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन का COO वाला भाग सीरा बनाता है जो जल की ओर निर्देशित रहता है। कार्बोक्सिलेट आयन के एल्किल भाग में लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला रहती है। वह कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाता है। साबुन तेल का जल में स्थायी पायस बनने में सहायक है। साबुन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है या पायसी कारक है। तेल की बूंद धूल के कणों सहित कपड़े से निकल जाते हैं तथा पायस बना लेती है। इस प्रकार कपड़ा धूल के कण से मुक्त हो जाता है। इस तरह से आपका उत्तर 7 अंकों के लिए पूछा गया था। उसके बाद है ये आप इसको समझा देंगे। इस तरह से ग्रेस या मिसेल बनती है जो जल द्वारा हटा दी जाती है। इस तरह से इस क्रिया RCOONA, इस तरह से इसका रिएक्शंस होगा। यहाँ से आप देख लीजिए इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको पूछे जाएंगे। संक्रमण तत्व आपको पूछे ही जाते हैं। तो संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जिनके परमाणु या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण द्विकक्षक होते हैं। ये आवर्त सारणी में S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य 3 से 12 तक स्थित होते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है। उसके बाद है संक्रमण धातु, उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं।
संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं। संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। ये धात्विक गुण जैसे तनन सामर्थ्य, तन्यता, घातवर्धनीयता तथा विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक को दर्शाते। ये 4 पॉइंट हो गया, जिसको आप नोट्स में भी आप लिखेंगे। बात करते हैं, आपका अगला पॉइंट बनेगा इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। संक्रमण धातुएं प्रायः रंगीन यौगिक या आयन बनाती है। संक्रमण तत्व अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उसके बाद संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो इस तरह से आपको उत्तर करना था। तो इसमें 14 प्रश्न दिया गया था। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को मिलान कर सकते हैं। सभी बच्चों का जो उत्तर होगा वो अलग तरीके से हो सकता है। उसको जो पढ़ाया गया उसके आधार पर उत्तर दिए होंगे, वो भी आपका सही रहेगा। ये एक मॉडल आंसर है जिसके आधार पर शिक्षक इसे चेक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।